शेयर बाजार यानी कि जो स्टॉक मार्केट है, इसको ज़्यादातर जो कॉमन पीपल है वो सोचते हैं कि ये सट्टा बाजार है, यानी कि यहाँ पे स्पेकुलेशन होता है और कुछ नहीं होता। क्या स्टॉक मार्केट इसीलिए बनी हुई है जहाँ पे स्पेकुलेशन होगी या फिर सट्टेबाजी होगी? बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट के पर्पस कुछ और है। और स्टॉक मार्केट में जो लोग जाते हैं वो क्यों जाते हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। आज हम डिस्कशन करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट और हाउ इट वर्क्स, यानी कि काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या होता क्या है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो कंपनीज होते हैं उनके शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, वो सारा ट्रेडिंग होता है, यानी कि खरीद बेच होता है। अब आते हैं कि शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले आता हूं कि जब भी कोई बिजनेस बनता है, वो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले चाहिए होता है एक बिजनेस का आइडिया, और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए होता फंड, यानी कि कैपिटल। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस आइडिया ग्रो करते हैं, दो तीन फ्रेंड्स मिलके वो बिजनेस आइडिया बनाते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद उनके पास जो फंड होता है, उस फंड से उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाता है। बिजनेस सेटअप हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट्स के डिमांड जो है, कंट्री के वेरियस जो पार्ट्स है, वेरियस जो सिटीज है, वहाँ पे उनके डिमांड आती है, उस हिसाब से प्रोडक्शन बनता है और वो डिमांड को फुलफिल किया जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। सपोज एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्मली स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी लिमिटेड बनाया नहीं जाता, स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड बनाया जाता है, उसके बाद लिमिटेड करा जाता है जरूरत के हिसाब से। सपोज एबीसी एक कंपनी है, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है और वो प्रोडक्ट जो है दिल्ली जैसे सिटी में अच्छा खासा बिकता है, और वही प्रोडक्ट कलकत्ता जैसे सिटी में भी उसका डिमांड है। तो जब वही प्रोडक्ट दिल्ली में बनाया जाएगा और कलकत्ता में सप्लाई दिया जाएगा, ऑब्वियसली सेम प्राइस में दोनों सिटी में अवेलेबल नहीं होगा। दिल्ली में क्योंकि वो लोकल मार्केट है, इसलिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, तो वहां पे लोकल मार्केट में जिस प्राइस में है, कलकत्ता में उसको बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा, तो उस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। अब इस वजह से क्या होता है, कलकत्ता मार्केट में वो प्रोडक्ट जिस लेवल तक सेल होनी चाहिए वो नहीं होता, उसका कम होता है। तो कलकत्ता मार्केट में भी अगर हम सेम प्राइस में बेचना चाहते हैं और सेल्स फिगर को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वहां पे लोकल जगह में, यानी कलकत्ता के आसपास के एरिया में भी मुझे एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और उस फैक्ट्री से वहां से प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। यानी कि दिल्ली के जो फैक्ट्री लगाया था, वो जो ओनर ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, उन्होंने अपनी कैपिटल अरेंज करके उस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। अब कलकत्ता में नया फैक्ट्री बनाने के लिए उनको फर्दर चाहिए कैपिटल। अब वो जो कैपिटल है, हो सकता है ओनर्स के पास हो, वो दे दे, अगर नहीं है तो कैपिटल कहां से आएगा। कैपिटल नॉर्मली जो फंडिंग होता है, वो फंडिंग दो टाइप की होती है। एक है ओनर्स फंडिंग और दूसरा है बोरोड फंडिंग। ओनर्स फंडिंग यानी कि जो ओनर्स है वो उस फंडिंग को दे दे तो फैक्ट्री बन जाती है। अगर ओनर के पास फंड नहीं है तो वो बोरो भी कर सकते हैं। बोरो जो फंड होता है, उस फंड का सबसे अच्छा एग्जांपल है लोन, यानी कि बैंक से लोन लेके भी उस वहां पे एक फैक्ट्री लगाया जा सकता है। बट बोरोड फंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहां पे डे वन से आपके इंटरेस्ट चालू हो जाती है, इंटरेस्ट का मीटर जो है वो चालू हो जाता है। यानी कि आपके पास फैक्ट्री अभी बनी नहीं, लोन जिस दिन से आपके पास डिसबर्समेंट हुआ है उस दिन से आपके जो इंटरेस्ट का बार्डन जो है कंटिन्यू चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाती है। तो हमें अगर इंटरेस्ट नहीं देना हो, क्योंकि नॉर्मली जो कोई नया फैक्ट्री बनती है, वो फैक्ट्री आपके प्रोडक्शन स्टार्ट करने में 2-3 साल लग जाती है, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आने में 1-2 साल और लग जाता है। तो यानी कि 4-5 साल की जो जेस्टेशन पीरियड होता है, उस पीरियड के लिए कंपनी के पास ओवरबर्डन हो जाता है। तो उस केस में कंपनी कैसे बच सकता है, कंपनी अगर ओनर्स कैपिटल अगर अरेंज करा ले, ओनर्स का मतलब ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपना हिस्सेदारी किसी के साथ बांट ले और उसके बदले में उनसे फंड ले ले। वो किस तरह पॉसिबल हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है थ्रू स्टॉक मार्केट। यानी कि
स्टॉक मार्केट जो कैपिटल मार्केट होता है उसका एक डिवीजन होता है जिसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। कैपिटल मार्केट को दो डिवीजन में बांटा गया, वन इज प्राइमरी मार्केट, अदर इज सेकेंडरी मार्केट। यानी कि प्राइमरी मार्केट के थ्रू हम पब्लिक के पास जा सकते हैं और मास पब्लिक से वो फंडिंग लिया जा सकता है और उसके बदले में कंपनी की हिस्सेदारी जो है उनके साथ बांट दिया जाता है। यानी कि पहले जो ओनर्स के 100% हिस्सेदारी थी कंपनी के अंदर, वो परसेंटेज कम हो जाएगा और बाकी परसेंटेज जो है पब्लिक में बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ओनर्स फंड क्या होता है और बोरोड फंड क्या होता है। ओनर्स फंड में ये सुविधा मिलते हैं कंपनी को कि कंपनी के एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता, यानी कि कंपनी जब तक प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएगा तब तक कोई भी हिस्सा यानी कि कोई भी पेमेंट जो है ओनर्स को करने की जरूरत नहीं है। अब आती है प्रॉफिट आने के बाद ओनर्स के साथ क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट आने के बाद प्रॉफिट का जो हिस्सा यानी कि उसको बोला जाता है डिविडेंड, एक पार्ट जो है वो ओनर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि जो लोग ओनर्स फंड लगाया हुआ है उनको एक तो कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है और उसके बदले में प्रॉफिट का हिस्सा उनको मिल जाती है। तो ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब बेसिकली ओनर्स फंड किस तरह होता है, वो इक्विटी फंडिंग के थ्रू, यानी कि अपने जो इक्विटी शेयर है उसके थ्रू वो फंड जो है रेज किया जाता है। अब कंपनी जिसके थ्रू शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करते हैं उसको जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कि फर्स्ट टाइम जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करके फंड रेज करेगा उसको बोला जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। इसके बाद भी कंपनी को फर्दर फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एफपीओ, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। या फिर उसके बाद भी अगर और भी फंड की जरूरत होता है वो भी राइट्स इशू के थ्रू हो सकता है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनको फर्दर शेयर इशू करके वहां से भी फंड रेज किया जा सकता है। तो ये जो होल प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट प्रोसेस। इसके बाद इस प्रोसेस में बेसिकली जो प्राइमरी मार्केट प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टर के साथ कंपनी के साथ रिलेशन बनता है, यानी कि कंपनी से डायरेक्टली शेयर जो है इन्वेस्टर के पास पहुंच जाती है और इन्वेस्टर से फंड जो है कंपनी तक पहुंच गए। अब इसके बाद सपोज किसी ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद उनको उस पैसे की जरूरत पड़ गई, कंपनी वो पैसा वापस नहीं करेगा क्योंकि कंपनी ने उस फंड को लेकर ऑलरेडी नया फैक्ट्री में लगा दिया। तो फिर इन्वेस्टर को पैसे कैसे वापस मिलेगा, इसीलिए एक सेकेंडरी मार्केट सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। वहां पे आप उस शेयर को सेल कर सकते हैं जहां पे कोई और एक इन्वेस्टर आ जाएगा वो आपसे उस शेयर को खरीद लेगा। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में अभी तक जो मेन दो स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे तो मोर देन 26 स्टॉक एक्सचेंज है, बट दो स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। एक है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे सारे इन्वेस्टर्स जो आते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो अपना शेयर बेचते हैं। कोई नया शेयर जो इन्वेस्टर आते हैं वो उन शेयर होल्डर से उस स्टॉक्स को खरीदते हैं और एक्सचेंज होता है, यानी कि एक दूसरे के हाथ में एक्सचेंज होता है। तो दिस इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक मार्केट है। नॉर्मल आपके घर के पास कोई मार्केट होता है जहां पे आपको कोई भी प्रोडक्ट की अगर जरूरत पड़े तो आप उस मार्केट में जाते हैं, वहां से शॉपकीपर से वो प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। तो आप हो गए कंज्यूमर, वो आपके सेलर। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, वहां पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर जो मार्केट से एग्जिट करना चाहता है और एक इन्वेस्टर जो मार्केट में एंटर करना चाहता है, यानी कि उस इन्वेस्टर को लगता है कि इस कंपनी में मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूं तो मेरा फर्दर जो है उसमें रिटर्न मिल सकता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने से, यानी कि कोई भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आपको दो बेनिफिट मिलता है। वन, आपको डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। दूसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स आपने जिस प्राइस में उसमें इन्वेस्टमेंट किया, कुछ दिन तक होल्ड करा, उसके टाइम में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा, उसने बिजनेस उसका बहुत अच्छा चला, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा आ गया, तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ गए। तो आपने जिस प्राइस में खरीदा और जो करंट मार्केट प्राइस जो डिफरेंस है वो हो गया आपके कैपिटल एप्रिसिएशन। तो यही दो पर्पस के लिए लोग जाते हैं। तो नॉर्मली जब स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा
कैपिटल एप्रिसिएशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, डिविडेंड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो इसलिए है कि जो छोटे कंपनी है, अभी अभी नया कंपनी बनी है, वो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करते नहीं है, उस प्रॉफिट को रिटेन कर लेते हैं ताकि वो फर्दर एक्सपेंशन में वो यूज कर पाए। जो बड़े कंपनी है, बहुत पुराने कंपनी होती है, वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो बड़े कंपनी होते हैं ऑलरेडी उसका प्राइस जो है स्टॉक का मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में एक इंडेक्स होता है, यानी कि सूचकांक बोलते हैं जिसको, यानी कि जिसको देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी 50, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी होती है। अब 30 कंपनी और 50 कंपनी क्यों है? एनएसई में मोर देन 1600 स्टॉक लिस्टेड है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 5000 से ऊपर स्टॉक्स लिस्टेड है। तो हम 1600 या फिर 5500 स्टॉक को एक साथ ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक इंडेक्स यानी कि सूचकांक बनाया गया, जिसके अंदर वेरियस इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स कंपनीज होते हैं उन कंपनीज को रखा जाता है वहां पे। जैसे निफ्टी 50 के अंदर आप बैंकिंग इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से हो सकता है स्टॉक, ऑटो इंडस्ट्री से हो सकता है, आईटी इंडस्ट्री से हो सकता है। तो इन जो अलग अलग जो वेरियस इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज के जो टॉप लीडर कंपनी होते हैं उन कंपनीज को उस इंडेक्स के अंदर रखा जाता है। तो सिमिलरली निफ्टी के अंदर जो है आपके 50 स्टॉक है और सेंसेक्स के अंदर है 30 स्टॉक्स। सूचकांक का मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज का मूवमेंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स, यानी कि उसी यूनिट्स को देखते ही हमें पता चल जाता है कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने का मतलब होता है कि ओवरऑल जो सारे कंपनी है 30 कंपनी, अगर 30 कंपनी से मेजर कंपनी अगर ऊपर गए तो ऊपर मीन्स काल के जो क्लोज हुआ था उससे ऊपर आज क्लोज हुआ है, तो इट मीन्स आज स्टॉक मार्केट ऊपर है। और उसी से ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि ओवरऑल जो 1600 कंपनी जो एनएसई में लिस्टेड है उसका क्या सिचुएशन होगा। तो ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। अब आते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर होते हैं उनके थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके मेंबर्स कौन कौन है? प्रोमिनेंट मेंबर्स, वेरियस जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग कंपनीज है उनके ग्रुप कंपनी होती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, जैसे जीरोधा आज के दिन में काफी पॉपुलर है, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी सिक्योरिटीज। दीज आर द कंपनीज, वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब उनके वहां पे क्या क्या सर्विस अवेलेबल होती है? उनके वहां पे सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। एक है आपके डीमैट अकाउंट और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे आप जो सिक्योरिटीज खरीदेंगे, जो स्टॉक्स खरीदेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, उसको रखने के लिए वो अकाउंट है। और ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट जहां पे आप उस स्टॉक्स को सेल परचेज करेंगे, यानी खरीद बेच करेंगे। और तीसरा एक अकाउंट आपको चाहिए, बैंक अकाउंट, जिसके थ्रू आपके फंड के लेन देन होगा। यानी कि आप जब कोई स्टॉक खरीदेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट से फंड निकलेगा, ब्रोकर को आप देंगे, ब्रोकर उसके बदले में स्टॉक खरीद के देगा और उस स्टॉक को खरीद के आपके डीमैट अकाउंट में रख देगा। अब आपको उस स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करानी है तो ब्रोकर को आप बताएंगे कि इसको आप सेल कर दीजिए, वो आपको मार्केट में सेल कर देंगे, उसके बदले में जो फंड आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या हर बार आपको ब्रोकर को भी बोलना पड़ेगा? नहीं, आज के दिन में ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, मोबाइल एप्स होती है और साथ में सॉफ्टवेयर भी होती है। अगर उन दोनों में आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्रोकर ऑफिस में कॉल करके भी कर सकते हैं। तो 3 टाइप के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9:15 पे खुलता है और शाम को 3:30 पे ये क्लोज हो जाती है। नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो
फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर है वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आ सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, आने वाले दिन में आपके LIC का IPO आने वाला है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने LIC का जो शेयर्स है वो पब्लिक में बेचने के लिए डिसाइड किया हुआ है। उसको वैसे IPO नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑफर फॉर सेल, यानी कि गवर्नमेंट अपने होल्डिंग जो 100% है उसको कम करेंगे। सपोज गवर्नमेंट 10% होल्डिंग जो है पब्लिक में बेच रहा है, तो गवर्नमेंट के पास रह जाएगा 90% होल्डिंग और 10% पब्लिक के पास आ जाएगा। तो पब्लिक के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि प्राइमरी मार्केट के थ्रू LIC का शेयर्स खरीद सकते हैं। तो जितना भी हमने डिस्कशन किया, ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इससे क्लियर होता है। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो में और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना था तो आप जरूर फीडबैक जो है नीचे कमेंट में दीजिए, और भी कुछ सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई वीडियो अपना देखना चाहते हैं तो जरूर वहाँ पे कमेंट करिए, सो दैट मैं आने वाले दिन में और भी कोई ना कोई वीडियो जरूर आपके सामने लेके आऊँगा। तो थैंक यू, बाय। के वेरियस स्टेप बहुत ही आसान स्टेप है। इन स्टेप को नॉर्मली जो फाइनेंशियल प्लानर होता है वो काफ़ी क्रिटिकल कर देते हैं। अगर आपके फाइनेंशियल प्लानर इन स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा तो आप समझ लेना कि वो आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि आपके जो इनकम है उसका सेविंग्स कितने % आपके पास जो बफर सेविंग अवेलेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रॉपरली अचीव करने से पहले आपके पास एक बफर सेविंग होना चाहिए। बफर सेविंग क्या होता है कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके बच्चे के स्कूल फीस, अदर वेरियस खर्चा, वो अगर मंथली जितना भी खर्चा होता है उसका मिनिमम 6 मंथ के जो अमाउंट है वो आपके पास सेविंग्स में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े वो आप उस पैसे को यूटिलाइज कर पाए। सपोज आपके मंथली खर्चा है 30,000, सारा खर्चा मिला के 30,000 के आपके एक्सपेंसेस है, तो आपके अकाउंट में जो आपके बैंक अकाउंट है वहाँ पे 30,000 इंटू 6 यानी कि करीब करीब 1,80,000 रुपये जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और जब जरूरत पड़े वो आपको मिल जाए। क्या होता है कई बार ऐसा सर्कमस्टेंसेज आ जाती है जिसके वजह से उस फंड की रिक्वायरमेंट हो जाती है। जैसे अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, कोविड में क्या होता है ऑफिस बहुत सारे लोग जो है जॉब करते भी है या भी नहीं भी करते, ऑफिस की तरफ से सैलरी आ रहा है या भी नहीं आ रहा है, घर भी चलानी है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, वो जो इमरजेंसी फंड रखे हैं उस फंड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हो गया आपके फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ डेब्ट बर्डन। रिडक्शन ऑफ डेब्ट बर्डन क्या होता है, डेब्ट क्या होता है बेसिकली, डेब्ट किसको बोलते हैं, जो कोई भी हमारा लोन चल रहा है उसको हम बोलते हैं डेब्ट। लोन दो टाइप के होती है, एक होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसके अगेंस्ट हम बैंक के पास कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है, वो लोन होता है सिक्योर्ड लोन, और वो लोन नॉर्मली सस्ता होता है। जैसे होम लोन, अगर आपके होम लोन चल रहा है इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 8-9% के अराउंड होता है, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आपके पास कोई अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन टाइप के जो अनसिक्योर्ड लोन होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, ये 13-14% की कॉस्टिंग होती है। आपने अगर एक तरफ पर्सनल लोन भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, सपोज म्यूचुअल फंड में आप SIP कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड से भी 12-14% की रिटर्न आएगा, और आपके यहाँ पे भी 12-14% की आपके एक्सपेंसेस हो रहा है, तो बेनिफिट क्या है। उससे पहले अपना बर्डन को खत्म करें, उस बर्डन को खत्म करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग दैट इज रिडक्शन ऑफ डेब्ट बर्डन। थर्ड जो होता है, अब आती है आपके इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपके जो फंड है वो कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड थंब रूल होता है नॉर्मली, आपके टोटल जो सैलरी या फिर टोटल जो इनकम होता है मंथली, उसका 20% अमाउंट जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अब सवाल आता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइलिंग प्लस आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के ऊपर, आप कितने आगे तक
उसको इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। नॉर्मली अगर आपके हॉराइजन अगर काफ़ी लेंदी है तो आपको जरूर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, यानी कि स्टॉक्स, शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होता है। शेयर्स में अगर नहीं कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर के लिंक्ड जो भी म्यूचुअल फंड होता है उसमें आपको जरूर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा और कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? इसके अलावा गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। गोल्ड भी एक बहुत अच्छा एसेट्स है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट गोल्ड नॉर्मली लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बट गलत फॉर्म ऑफ गोल्ड में करते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में करते हैं। फिजिकल फॉर्म जो होता है उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है, चोरी होने का खतरा, प्योरिटी का प्रॉब्लम। आप जो प्योरिटी बोल के दे रहे हैं आप खुद तो चूज नहीं कर सकते, आप खुद डिफाइन नहीं कर सकते कि वो जो अगर 22 कैरेट बोल रहे हो 22 कैरेट है या नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक तो आपके प्योरिटी का प्रॉब्लम, इसके अलावा जब आप बेचने जाएंगे तब आपको फुल वैल्यू भी नहीं मिलता, उसमें भी कुछ वैल्यू रिड्यूस करके मिलता है। तो इस टाइप के अगर फिजिकल गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये आपके लिए बैड इन्वेस्टमेंट होता है। तो बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? जो पेपर गोल्ड होता है। पेपर गोल्ड यानी कि पेपर फॉर्म में, स्टॉक एक्सचेंज में एक टाइप का गोल्ड का ऑल्टरनेटिव मिलता है जिसको बोलते हैं ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाईली लिक्विड, आप कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। उस समय जो करंट मार्केट वैल्यू चल रहा है गोल्ड का उसी के आसपास का रेट मिल जाएगा। बेस्ट, उसमें कोई प्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट का एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड करके आता है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी एज गुड एज गोल्ड, यानी कि गोल्ड के वैल्यू भी जैसे ऊपर जाएगा उसके भी वैल्यू ऊपर जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको जो है 2.5% के एक एनुअल रिटर्न भी देता है। तो अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है बेटर पे। इसके अलावा और कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है? इसके अलावा एक तीसरा इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है दैट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि छोटे मोटे अमाउंट से आपके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क्स है, फिर लिक्विडिटी है ही नहीं। सपोज आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं उसको सेल करना, नहीं बेच पाएंगे। तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मत करिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं। हाँ, अगर आप रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं, अगर रहना है आपको तो जरूर जाना चाहिए। रहने के लिए आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ना जाइए। तो आपके इन्वेस्टमेंट के पास फिर दो ही ऑप्शन बचता है, एक तो डायरेक्ट इक्विटी शेयर में या फिर म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि किस में कितना इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि म्यूचुअल फंड में कितना करें, गोल्ड में कितना करें। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के ऊपर। आप किसी भी जो फाइनेंशियल प्लानर है, जो एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्लानर है, उनके साथ जब डिस्कस करेंगे वो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग करके फिर आपको बता देंगे किस में कितना % तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है दैट इज इंश्योरेंस। हर कोई थोड़ा बहुत इंश्योरेंस ले रखे होते हैं। नॉर्मली हमने देखा है जो लोग जो है इंश्योरेंस का मतलब LIC को समझते हैं, और LIC में वो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर करते हैं। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के हिसाब से ही यूज करना चाहिए। इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस बेसिकली आपके जो रिस्क है, लाइफ के जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं जिससे आपके फैमिली सिक्योर हो। इन केस ऑफ आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके फैमिली को फंड मिल जाता है, तो आपके एब्सेंस में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए इंश्योरेंस लेना होता है। बट लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो इंश्योरेंस होते हैं LIC के जो वेरियस प्लान होते हैं, एंडाउमेंट प्लान, बायबैक प्लान, इस तरह के वेरियस प्लान में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं कि एक बार ज़रा इसको रिव्यू करके मुझे बता दीजिए किस तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग करें। हमने देखा उन्होंने इतने सारे तरीके से ELSS, एंडाउमेंट प्लान, बायबैक प्लान, इस टाइप के बहुत सारे इसमें कर रखे होते हैं। और टोटल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर ले तो उसमें आती है 20 लाख 25 लाख का टोटल वैल्यू। तो क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा जाता है, तो जब बहुत ज़्यादा प्रीमियम देके आप कोई इंश्योरेंस लेंगे आपको इंश्योरेंस का टोटल वैल्यू कम होगा।
बट आपके अगर साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके फैमिली में क्या 20-25 लाख से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए। नॉर्मली जो आपके टोटल इनकम होती है उसके करीब करीब 20 टाइम्स जो है आपके इंश्योरेंस कवरेज आपके पास होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस। तो इस टाइप के सपोज आपके 40,000 का सैलरी है और 20 टाइम्स यानी कि 80 लाख का अगर आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं, LIC टाइप के अगर इंश्योरेंस एंडाउमेंट प्लान लेने जाते हैं, उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, तो प्रीमियम आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपको कौन सा प्लान है जो आपके लिए सुटेबल है? दैट इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म प्लान एक टाइप के प्लान आती है जिसमें आपको 8 से 12,000 के बीच में, अगर आपके एज अगर 30-35 के अराउंड है, 12,000 के प्रीमियम पे आपको करीब करीब 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाती है। तो दिस इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। बाकी सारे इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए, वो पैसे आप इन्वेस्टमेंट पे दीजिए। दूसरा एक इंश्योरेंस आपके पास और होना चाहिए। एक तो हो गया आपके लाइफ इंश्योरेंस जो कि टर्म पॉलिसी हो गए। दूसरा इंश्योरेंस है आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ पॉलिसी। आपके जितने भी फैमिली मेंबर है उन सारे फैमिली मेंबर को हर एक को कम से कम 1-1 लाख की पॉलिसी होनी चाहिए। सपोज आपकी फैमिली में 4 मेंबर है तो 1-1 लाख यानी कि 4 लाख का आपके प्लान लेनी पड़ेगी, 4 लाख का पॉलिसी लेनी पड़ेगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक टाइप के मेडिकल प्लान आती है जिसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर में आप 4 लाख की जगह 3 लाख का फैमिली फ्लोटर लीजिए, प्रीमियम बहुत कम जाएगा, 8 से 10,000 के बीच में प्रीमियम जाएगा। इस प्लान में क्या खूबी क्या है कि देखिए, एक फैमिली में 4 मेंबर एट ए टाइम कभी भी बीमार नहीं पड़ते। कोई एक मेंबर अगर बीमार हुआ तो हॉस्पिटलाइज हो गए, या फिर दूसरा 1 साल में 2 मेंबर भी हो सकता है। और आपके बिल, मेडिकल जो बिल है वो 3 लाख तक के आ रहे हैं। सपोज एक ने हॉस्पिटलाइज हुआ, 3 लाख तक के वो उनके बिल आ रहे हैं, तो उसी में कवरेज हो गए। यानी कि एक पॉलिसी प्लान में आपके टोटल फैमिली कवर हो गए, उसमें से कोई भी बीमार पड़ेगा तो उसको वो अवेल कर सकता है। तो फैमिली फ्लोटर जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये हो गए आपके इंश्योरेंस कवरेज। अगला जो होता है फैमिली आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के, दैट इज योर टैक्स प्लान। जिनके 4-5 लाख तक के इनकम है उनको नॉर्मली टैक्सेशन पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 6 लाख से ऊपर की जो इनकम होती है उनको टैक्स पे करनी होती है एज पर लेटेस्ट जो गवर्नमेंट रूल है। बट अगर आप 7.5 लाख तक का भी अगर आप इनकम करते हैं तो भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख तक के आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानी कि कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाती है, तो आपको फर्दर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। तो 1.5 लाख तक के कहाँ का इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, उसमें से आपके बच्चे के जो स्कूल फीस है वो भी उसके साथ इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल पॉलिसी लिया हुआ है, वो भी उसके साथ कवरेज है। और कुछ म्यूचुअल फंड भी आता है जो कि आपको टैक्स बेनिफिट देता है। इसके अलावा आपके पास और भी सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये सारा जो प्लानिंग है ये आपको, जो आपके फाइनेंशियल प्लानर है वो आपको बेटर गाइड कर पाते हैं। आप जब उनके साथ डिस्कशन करेंगे वो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग देखते हुए और आपके इनकम और एक्सपेंसेस को देखते हुए आपको एक बेटर फाइनेंशियल गाइड आपको देते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आती है दैट इज रिटायरमेंट प्लान। यानी कि रिटायरमेंट हो जाने के बाद भी आपके पास आज के जितना इनकम है, यानी कि आप आज के जितना कॉस्टिंग है, जो एक्सपेंसेस है, उतना सपोज 20 साल बाद भी आपको उस समय जो आज के कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगा, तो उतना पैसा आपको मंथली आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास NPS स्कीम होती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इस टाइप के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके लिए कैलकुलेटर्स भी आती है, उस कैलकुलेटर को भी यूज किया जाता है। तो बेसिकली तो ये सारे जो है सिंपल आपके फाइनेंशियल प्लानिंग है, आप खुद भी आसानी से कर सकते हैं।
गूगल में सर्च करेंगे तो आपको जो कैलकुलेटर है आपके एनपीएस के जो एसआईपी कैलकुलेटर्स होते हैं वो भी अवेलेबल होता है। ये सारे यूज करके आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हैं। तो आपने अभी तक देखा कि आप खुद फाइनेंशियल प्लानिंग अपना खुद ही कर सकते हैं और फालतू जो अलग अलग जगह में इन्वेस्टमेंट ना करके प्रॉपर प्लान वाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप वेल्दी आसानी से बन सकते हैं। होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर एक लाइक बटन प्रेस करिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है, जो बेल बटन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरा जो फ्यूचर और भी वीडियोस बनेगा उसका अलर्ट आपके पास आ जाए। फीडबैक ज़रूर शेयर करिए कमेंट में जाके। इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करिए बी विद मिश्रा जी। थैंक यू, बाय। शेयर बाजार यानी कि जो स्टॉक मार्केट है इसको ज़्यादातर जो कॉमन पीपल है वो सोचते हैं कि ये सट्टा बाजार है, यानी कि यहाँ पे स्पेकुलेशन होता है और कुछ नहीं होता। क्या स्टॉक मार्केट इसीलिए बनी हुई है जहाँ पे स्पेकुलेशन होगी या फिर सट्टेबाजी होगी? बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट के पर्पस कुछ और है और स्टॉक मार्केट में जो लोग जाते हैं वो क्यों जाते हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। आज हम डिस्कशन करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट और हाउ इट वर्क्स, यानी कि काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या होता क्या है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो कंपनीज होते हैं उनके शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स वो सारा ट्रेडिंग होता है, यानी कि खरीद बेच होता है। अब आते हैं कि शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले आता हूं कि जब भी कोई बिजनेस बनता है वो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले चाहिए होता है एक बिजनेस का आइडिया और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए होता फंड, यानी कि कैपिटल। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस आइडिया ग्रो करते हैं, दो तीन फ्रेंड्स मिलके वो बिजनेस आइडिया बनाते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद उनके पास जो फंड होता है उस फंड से उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाता है। बिजनेस सेटअप हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट्स के डिमांड जो है कंट्री के वेरियस जो पार्ट्स है, वेरियस जो सिटीज़ है वहाँ पे उनके डिमांड आती है, उस हिसाब से प्रोडक्शन बनता है और वो डिमांड को फुलफिल किया जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। सपोज एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्मली स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी लिमिटेड बनाया नहीं जाता, स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड बनाया जाता है, उसके बाद लिमिटेड करा जाता है ज़रूरत के हिसाब से। सपोज एबीसी एक कंपनी है, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है और वो प्रोडक्ट जो है दिल्ली जैसे सिटी में अच्छा खासा बिकता है और वही प्रोडक्ट कलकत्ता जैसे सिटी में भी उसका डिमांड है। तो जब वही प्रोडक्ट दिल्ली में बनाया जाएगा और कलकत्ता में सप्लाई दिया जाएगा, ऑब्वियसली सेम प्राइस में दोनों सिटी में अवेलेबल नहीं होगा। दिल्ली में क्योंकि वो लोकल मार्केट है इसलिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, तो वहाँ पे लोकल मार्केट में जिस प्राइस में है, कलकत्ता में उसको बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। अब इस वजह से क्या होता है, कलकत्ता मार्केट में वो प्रोडक्ट जिस लेवल तक सेल होनी चाहिए वो नहीं होता, उसका कम होता है। तो कलकत्ता मार्केट में भी अगर हम सेम प्राइस में बेचना चाहते हैं और सेल्स फिगर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे लोकल जगह में, यानी कलकत्ता के आसपास के एरिया में भी मुझे एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और उस फैक्ट्री से वहाँ से प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। यानी कि दिल्ली के जो फैक्ट्री लगाया था वो जो ओनर ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, उन्होंने अपनी कैपिटल अरेंज करके उस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। अब कलकत्ता में नया फैक्ट्री बनाने के लिए उनको फर्दर चाहिए कैपिटल। अब वो जो कैपिटल है हो सकता है ओनर्स के पास हो, वो दे दे, अगर नहीं है तो कैपिटल कहां से आएगा। कैपिटल नॉर्मली जो फंडिंग होता है वो फंडिंग दो टाइप की होती है, एक है ओनर्स फंडिंग और दूसरा है बोरोड फंडिंग। ओनर्स फंडिंग यानी कि जो ओनर्स है वो उस फंडिंग को दे दे तो फैक्ट्री बन जाती है। अगर ओनर के पास फंड नहीं है तो वो बोरो भी कर सकते हैं। बोरो जो फंड होता है उस फंड का सबसे अच्छा एग्जांपल है लोन, यानी कि बैंक से लोन लेके भी उस वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाया जा सकता है।
बट बोरोड फंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहां पे डे वन से आपके इंटरेस्ट चालू हो जाती है, इंटरेस्ट का मीटर जो है वो चालू हो जाता है। यानी कि आपके पास फैक्ट्री अभी बनी नहीं, लोन जिस दिन से आपके पास डिसबर्समेंट हुआ है उस दिन से आपके जो इंटरेस्ट का बार्डन जो है कंटिन्यू चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बार्डन आ जाती है। तो हमें अगर इंटरेस्ट नहीं देना हो, क्योंकि नॉर्मली जो कोई नया फैक्ट्री बनती है वो फैक्ट्री आपके प्रोडक्शन स्टार्ट करने में 2-3 साल लग जाती है, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आने में 1-2 साल और लग जाता है। तो यानी कि 4-5 साल की जो जेस्टेशन पीरियड होता है उस पीरियड के लिए कंपनी के पास ओवरबर्डन हो जाता है। तो उस केस में कंपनी कैसे बच सकता है? कंपनी अगर ओनर्स कैपिटल अगर अरेंज करा ले, ओनर्स का मतलब ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपना हिस्सेदारी किसी के साथ बांट ले और उसके बदले में उनसे फंड ले ले। वो किस तरह पॉसिबल हो सकता है? वो पॉसिबल हो सकता है थ्रू स्टॉक मार्केट। यानी कि स्टॉक मार्केट जो कैपिटल मार्केट होता है उसका एक डिवीजन होता है जिसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। कैपिटल मार्केट को 2 डिवीजन में बांटा गया, वन इज प्राइमरी मार्केट, अदर इज सेकेंडरी मार्केट। यानी कि प्राइमरी मार्केट के थ्रू हम पब्लिक के पास जा सकते हैं और मास पब्लिक से वो फंडिंग लिया जा सकता है और उसके बदले में कंपनी की हिस्सेदारी जो है उनके साथ बांट दिया जाता है। यानी कि पहले जो ओनर्स के 100% हिस्सेदारी थी कंपनी के अंदर, वो परसेंटेज कम हो जाएगा और बाकी परसेंटेज जो है पब्लिक में बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ओनर्स फंड क्या होता है और बोरोड फंड क्या होता है। ओनर्स फंड में ये सुविधा मिलते हैं कंपनी को कि कंपनी के एक्स्ट्रा बार्डन नहीं होता। यानी कि कंपनी जब तक प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएगा तब तक कोई भी हिस्सा यानी कि कोई भी पेमेंट जो है ओनर्स को करने की जरूरत नहीं है। अब आती है प्रॉफिट आने के बाद ओनर्स के साथ क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट आने के बाद प्रॉफिट का जो हिस्सा यानी कि उसको बोला जाता है डिविडेंड, एक पार्ट जो है वो ओनर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि जो लोग ओनर्स फंड लगाया हुआ है उनको एक तो कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है और उसके बदले में प्रॉफिट का हिस्सा उनको मिल जाती है। तो ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब बेसिकली ओनर्स फंड किस तरह होता है, वो इक्विटी फंडिंग के थ्रू, यानी कि अपने जो इक्विटी शेयर है उसके थ्रू वो फंड जो है रेज किया जाता है। अब कंपनी जिसके थ्रू शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करते हैं उसको जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कि फर्स्ट टाइम जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करके फंड रेज करेगा उसको बोला जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। इसके बाद भी कंपनी को फर्दर फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एफपीओ, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। या फिर उसके बाद भी अगर और भी फंड की जरूरत होता है वो भी राइट्स इशू के थ्रू हो सकता है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनको फर्दर शेयर इशू करके वहां से भी फंड रेज किया जा सकता है। तो ये जो होल प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट प्रोसेस। इसके बाद इस प्रोसेस में बेसिकली जो प्राइमरी मार्केट प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टर के साथ कंपनी के साथ रिलेशन बनता है। यानी कि कंपनी से डायरेक्टली शेयर जो है इन्वेस्टर के पास पहुंच जाती है और इन्वेस्टर से फंड जो है कंपनी तक पहुंच गए। अब इसके बाद सपोज किसी ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद उनको उस पैसे की जरूरत पड़ गई, कंपनी वो पैसा वापस नहीं करेगा क्योंकि कंपनी ने उस फंड को लेकर ऑलरेडी नया फैक्ट्री में लगा दिया। तो फिर इन्वेस्टर को पैसे कैसे वापस मिलेगा? इसीलिए एक सेकेंडरी मार्केट सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। वहां पे आप उस शेयर को सेल कर सकते हैं जहां पे कोई और एक इन्वेस्टर आ जाएगा, वो आपसे उस शेयर को खरीद लेगा। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में अभी तक जो मेन 2 स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे तो मोर देन 26 स्टॉक एक्सचेंज है, बट 2 स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। एक है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही 2 स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे सारे इन्वेस्टर्स जो आते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो अपना शेयर बेचते हैं। कोई नया शेयर जो इन्वेस्टर आते हैं वो उन शेयर होल्डर से उस स्टॉक्स को खरीदते हैं और एक्सचेंज होता है, यानी कि एक दूसरे के हाथ में एक्सचेंज होता है। तो दिस इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक मार्केट है। नॉर्मल आपके घर के पास कोई मार्केट होता है जहां पे आपको कोई भी प्रोडक्ट की अगर जरूरत पड़े तो आप उस मार्केट में जाते हैं, वहां से शॉपकीपर से वो प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। तो आप हो गए
कंज्यूमर वो आपके सेलर। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, वहां पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर जो मार्केट से एग्जिट करना चाहता है और एक इन्वेस्टर जो मार्केट में एंटर करना चाहता है, यानी कि उस इन्वेस्टर को लगता है कि इस कंपनी में मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूं तो मेरा फर्दर जो है उसमें रिटर्न मिल सकता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने से, यानी कि कोई भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आपको दो बेनिफिट मिलता है। वन, आपको डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। दूसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स आपने जिस प्राइस में उसमें इन्वेस्टमेंट किया, कुछ दिन तक होल्ड करा, उसके टाइम में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा, उसने बिजनेस उसका बहुत अच्छा चला, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा आ गए, तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ गए। तो आपने जिस प्राइस में खरीदा और जो करंट मार्केट प्राइस जो डिफरेंस है वो हो गया आपके कैपिटल एप्रिसिएशन। तो यही दो पर्पस के लिए लोग जाते हैं। तो नॉर्मली जब स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा कैपिटल एप्रिसिएशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, डिविडेंड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो इसलिए है कि जो छोटे कंपनी है, अभी अभी नया कंपनी बनी है, वो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करते नहीं है, उस प्रॉफिट को रिटेन कर लेते हैं ताकि वो फर्दर एक्सपेंशन में वो यूज कर पाए। जो बड़े कंपनी है, बहुत पुराने कंपनी होती है, वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो बड़े कंपनी होते हैं ऑलरेडी उसका प्राइस जो है स्टॉक का मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में एक इंडेक्स होता है, यानी कि सूचकांक बोलते हैं जिसको, यानी कि जिसको देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी 50, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी होती है। अब ये 30 कंपनी और 50 कंपनी क्यों है? एनएसई में मोर देन 1600 स्टॉक लिस्टेड है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 5000 से ऊपर स्टॉक्स लिस्टेड है। तो हम 1600 या फिर 5500 स्टॉक को एक साथ ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक इंडेक्स यानी कि सूचकांक बनाया गया जिसके अंदर वेरियस इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स कंपनीज होते हैं उन कंपनीज को रखा जाता है वहां पे। जैसे निफ्टी 50 के अंदर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में भी हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से हो सकते हैं स्टॉक, ऑटो इंडस्ट्री से हो सकता है, आईटी इंडस्ट्री से हो सकता है। तो इन जो अलग अलग जो वेरियस इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज के जो टॉप लीडर कंपनी होते हैं उन कंपनीज को उस इंडेक्स के अंदर रखा जाता है। तो सिमिलरली निफ्टी के अंदर जो है आपके 50 स्टॉक है और सेंसेक्स के अंदर है 30 स्टॉक्स। सूचकांक का मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज का मूवमेंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स, यानी कि उसी यूनिट्स को देखते ही हमें पता चल जाता है कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने का मतलब होता है कि ओवरऑल जो सारे कंपनी है 30 कंपनी, अगर 30 कंपनी से मेजर कंपनी अगर ऊपर गए तो ऊपर मीन्स काल के जो क्लोज हुआ था उससे ऊपर आज क्लोज हुआ है, तो इट मीन्स आज स्टॉक मार्केट ऊपर है। और उसी से ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि ओवरऑल जो 1600 कंपनी जो एनएसई में लिस्टेड है उसका क्या सिचुएशन होगा। तो ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। अब आते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर होते हैं उनके थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके मेंबर्स कौन कौन है? प्रोमिनेंट मेंबर्स, वेरियस जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग कंपनीज है उनके ग्रुप कंपनी होती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, जैसे जीरोधा आज के दिन में काफी पॉपुलर है, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी सिक्योरिटीज। दीज आर द कंपनीज, वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब उनके वहां पे क्या क्या सर्विस अवेलेबल होती है? उनके वहां पे सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। एक है आपके डीमैट अकाउंट और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे आप जो सिक्योरिटीज खरीदेंगे, जो स्टॉक्स खरीदेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, उसको रखने के लिए वो अकाउंट है। और ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज अकाउंट जहां पे आप उस स्टॉक्स को सेल परचेज करेंगे यानी खरीद बेच करेंगे।
और तीसरा एक अकाउंट आपको चाहिए बैंक अकाउंट, जिसके थ्रू आपके फंड के लेन देन होगा। यानी कि आप जब कोई स्टॉक खरीदेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट से फंड निकलेगा, ब्रोकर को आप देंगे, ब्रोकर उसके बदले में स्टॉक खरीद के देगा और उस स्टॉक को खरीद के आपके डीमैट अकाउंट में रख देगा। अब आपको उस स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करानी है तो ब्रोकर को आप बताएंगे कि इसको आप सेल कर दीजिए, वो आपको मार्केट में सेल कर देंगे, उसके बदले में जो फंड आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या हर बार आपको ब्रोकर को भी बोलना पड़ेगा? नहीं, आज के दिन में ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, मोबाइल ऐप्स होती है और साथ में सॉफ्टवेयर भी होती है। अगर उन दोनों में आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्रोकर ऑफिस में कॉल करके भी कर सकते हैं। तो 3 टाइप के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9:15 पे खुलता है और शाम को 3:30 पे ये क्लोज हो जाती है। नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर है वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आ सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, आने वाले दिन में आपके LIC का IPO आने वाला है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने LIC का जो शेयर्स है वो पब्लिक में बेचने के लिए डिसाइड किया हुआ है। उसको वैसे IPO नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑफर फॉर सेल। यानी कि गवर्नमेंट अपने होल्डिंग जो 100% है उसको कम करेंगे। सपोज गवर्नमेंट 10% होल्डिंग जो है पब्लिक में बेच रहा है तो गवर्नमेंट के पास रह जाएगा 90% होल्डिंग और 10% पब्लिक के पास आ जाएगा। तो पब्लिक के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि प्राइमरी मार्केट के थ्रू LIC का शेयर्स खरीद सकते हैं। तो जितना भी हमने डिस्कशन किया, ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इससे क्लियर होता है। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो में और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना था तो आप जरूर फीडबैक जो है नीचे कमेंट में दीजिए। और भी कुछ सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई वीडियो अपना देखना चाहते हैं तो जरूर वहाँ पे कमेंट करिए, सो दैट मैं आने वाले दिन में और भी कोई ना कोई वीडियो जरूर आपके सामने लेके आऊँगा। तो थैंक यू, बाय। के वेरियस स्टेप बहुत ही आसान स्टेप है। इन स्टेप को नॉर्मली जो फाइनेंशियल प्लानर होता है वो काफ़ी क्रिटिकल कर देते हैं। अगर आपके फाइनेंशियल प्लानर इन स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा तो आप समझ लेना कि वो आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि आपके जो इनकम है उसका सेविंग्स कितने % आपके पास जो बफर सेविंग अवेलेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रॉपरली अचीव करने से पहले आपके पास एक बफर सेविंग होना चाहिए। बफर सेविंग क्या होता है कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके बच्चे के स्कूल फीस, अदर वेरियस खर्चा, वो अगर मंथली जितना भी खर्चा होता है उसका मिनिमम 6 मंथ के जो अमाउंट है वो आपके पास सेविंग्स में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े वो आप उस पैसे को यूटिलाइज कर पाए। सपोज आपके मंथली खर्चा है 30,000, सारा खर्चा मिला के 30,000 के आपके एक्सपेंसेस है, तो आपके अकाउंट में जो आपके बैंक अकाउंट है वहाँ पे 30,000 × 6 यानी कि करीब करीब 1,80,000 रुपये जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए और जब जरूरत पड़े वो आपको मिल जाए। क्या होता है कई बार ऐसा सर्कमस्टेंसेज आ जाती है जिसकी वजह से उस फंड की रिक्वायरमेंट हो जाती है। जैसे अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है। कोविड में क्या होता है, ऑफिस बहुत सारे लोग जो है जॉब करते भी है या भी नहीं भी करते, ऑफिस की तरफ से सैलरी आ रहे है या भी नहीं आ रहा है, घर भी चलानी है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, वो जो इमरजेंसी फंड रखे हैं उस फंड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हो गया आपके फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ डेब्ट बर्डन। रिडक्शन ऑफ डेब्ट बर्डन क्या होता है? डेब्ट क्या होता है बेसिकली? डेब्ट किसको बोलते हैं? जो कोई भी हमारा लोन चल रहा है उसको हम बोलते हैं डेब्ट। लोन 2 टाइप के होती है, एक होता है सिक्योर लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन वो लोन होता है जिसके अगेंस्ट हम बैंक के पास कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है, वो लोन होता है सिक्योर लोन। और वो लोन नॉर्मली सस्ता होता है, जैसे होम लोन। अगर आपके होम लोन चल रहा है इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 8-9% के अराउंड होता है, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आपके पास कोई अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन टाइप के जो अनसिक्योर्ड लोन होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, ये 13-14% की कॉस्टिंग होती है।
आपने अगर एक तरफ पर्सनल लोन भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, सपोज म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड से भी 12-14% की रिटर्न आएगा और आपके यहाँ पे भी 12-14% की आपके एक्सपेंसेस हो रहा है, तो बेनिफिट क्या है? उससे पहले अपना बर्डन को खत्म करें। उस बर्डन को खत्म करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट इज रिडक्शन ऑफ डेब्ट बर्डन। थर्ड जो होता है, अब आती है आपके इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपके जो फंड है वो कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड थंब रूल होता है नॉर्मली, आपके टोटल जो सैलरी या फिर टोटल जो इनकम होता है मंथली, उसका 20% अमाउंट जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अब सवाल आता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइलिंग प्लस आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के ऊपर, आप कितने आगे तक उसको इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। नॉर्मली अगर आपके होराइजन अगर काफ़ी लेंदी है तो आपको जरूर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, यानी कि स्टॉक्स, शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होता है। शेयर्स में अगर नहीं कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर के लिंक्ड जो भी म्यूचुअल फंड होता है उसमें आपको जरूर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा और कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? इसके अलावा गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। गोल्ड भी एक बहुत अच्छा एसेट्स है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट गोल्ड नॉर्मली लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बट गलत फॉर्म ऑफ गोल्ड में करते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में करते हैं। फिजिकल फॉर्म जो होता है उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है, चोरी होने का खतरा, प्योरिटी का प्रॉब्लम। आप जो प्योरिटी बोल के दे रहे हैं आप खुद तो चूज नहीं कर सकते, आप खुद डिफाइन नहीं कर सकते कि वो जो अगर 22 कैरेट बोल रहे हो 22 कैरेट है या नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक तो आपके प्योरिटी का प्रॉब्लम, इसके अलावा जब आप बेचने जाएंगे तब आपको फुल वैल्यू भी नहीं मिलता, उसमें भी कुछ वैल्यू रिड्यूस करके मिलता है। तो इस टाइप के अगर फिजिकल गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये आपके लिए बैड इन्वेस्टमेंट होता है। तो बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? जो पेपर गोल्ड होता है। पेपर गोल्ड यानी कि पेपर फॉर्म में, स्टॉक एक्सचेंज में एक टाइप का गोल्ड का ऑल्टरनेटिव मिलता है जिसको बोलते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाईली लिक्विड, आप कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। उस समय जो करंट मार्केट वैल्यू चल रहा है गोल्ड का उसी के आसपास का रेट मिल जाएगा, बेस्ट, उसमें कोई प्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट का एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड करके आता है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी एज गुड एज गोल्ड, यानी कि गोल्ड के वैल्यू भी जैसे ऊपर जाएगा उसके भी वैल्यू ऊपर जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको जो है 2.5% के एक एनुअल रिटर्न भी देता है। तो अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है बेटर पे। इसके अलावा और कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है? इसके अलावा एक तीसरा इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दैट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि छोटे मोटे अमाउंट से आपके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क्स है, फिर लिक्विडिटी है नहीं। सपोज आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं उसको सेल करना, नहीं बेच पाएंगे। तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मत करिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं। हाँ, अगर आप रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं, अगर रहना है आपको तो जरूर जाना चाहिए। रहने के लिए आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ना जाइए। तो आपके इन्वेस्टमेंट के पास फिर दो ही ऑप्शन बचता है, एक तो डायरेक्ट इक्विटी शेयर में या फिर म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि किस में कितना इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि म्यूचुअल फंड में कितना करें, गोल्ड में कितना करें। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के ऊपर। आप किसी भी जो फाइनेंशियल प्लानर है, जो एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्लानर है, उनके साथ जब डिस्कस करेंगे वो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग करके फिर आपको बता देंगे किस में कितना % तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है दैट इज इंश्योरेंस। हर कोई थोड़ा बहुत इंश्योरेंस ले रखे होते हैं। नॉर्मली हमने देखा है जो लोग जो है इंश्योरेंस का मतलब LIC को समझते हैं, और LIC में वो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर करते हैं।
इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के हिसाब से ही यूज करना चाहिए। इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस बेसिकली आपके जो रिस्क है, लाइफ के जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं जिससे आपके फैमिली सिक्योर हो। इन केस ऑफ आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके फैमिली को फंड मिल जाता है, तो आपके एब्सेंस में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए इंश्योरेंस लेना होता है। बट लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो इंश्योरेंस होते हैं एलआईसी के जो वेरियस प्लान होते हैं, एंडाउमेंट प्लान, बायबैक प्लान, इस तरह के वेरियस प्लान में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं कि एक बार ज़रा इसको रिव्यू करके मुझे बता दीजिए किस तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग करें। हमने देखा उन्होंने इतने सारे तरीके से ईएलएसएस, एंडाउमेंट प्लान, बायबैक प्लान, इस टाइप के बहुत सारे इसमें कर रखे होते हैं। और टोटल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर ले तो उसमें आती है 20 लाख 25 लाख का टोटल वैल्यू। तो क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा जाता है, तो जब बहुत ज़्यादा प्रीमियम देके आप कोई इंश्योरेंस लेंगे आपको इंश्योरेंस का टोटल वैल्यू कम होगा। बट आपके अगर साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके फैमिली में क्या 20-25 लाख से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए। नॉर्मली जो आपके टोटल इनकम होती है उसके करीब करीब 20 टाइम्स जो है आपके इंश्योरेंस कवरेज आपके पास होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस। तो इस टाइप के सपोज आपके 40,000 का सैलरी है और 20 टाइम्स यानी कि 80 लाख का अगर आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं, एलआईसी टाइप के अगर इंश्योरेंस एंडाउमेंट प्लान लेने जाते हैं, उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, तो प्रीमियम आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपको कौन सा प्लान है जो आपके लिए सुटेबल है? दैट इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म प्लान एक टाइप के प्लान आती है जिसमें आपको 8 से 12,000 के बीच में, अगर आपके एज अगर 30-35 के अराउंड है, 12,000 के प्रीमियम पे आपको करीब करीब 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाती है। तो दिस इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। बाकी सारे इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए, वो पैसे आप इन्वेस्टमेंट पे दीजिए। दूसरा एक इंश्योरेंस आपके पास और होना चाहिए, एक तो हो गया आपके लाइफ इंश्योरेंस जो कि टर्म पॉलिसी हो गए, दूसरा इंश्योरेंस है आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ पॉलिसी। आपके जितने भी फैमिली मेंबर है उन सारे फैमिली मेंबर को हर एक को कम से कम 1-1 लाख की पॉलिसी होनी चाहिए। सपोज आपके फैमिली में 4 मेंबर है तो 1-1 लाख यानी कि 4 लाख का आपके प्लान लेनी पड़ेगी, 4 लाख का पॉलिसी लेनी पड़ेगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक टाइप के मेडिकल प्लान आती है जिसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर में आप 4 लाख की जगह 3 लाख का फैमिली फ्लोटर लीजिए, प्रीमियम बहुत कम जाएगा, 8 से 10,000 के बीच में प्रीमियम जाएगा। इस प्लान में क्या खूबी क्या है कि देखिए एक फैमिली में 4 मेंबर एट ए टाइम कभी भी बीमार नहीं पड़ते। कोई एक मेंबर अगर बीमार हुआ तो हॉस्पिटलाइज हो गए, या फिर दूसरा 1 साल में 2 मेंबर भी हो सकता है। और आपके बिल, मेडिकल जो बिल है वो 3 लाख तक के आ रहे हैं। सपोज एक ने हॉस्पिटलाइज हुआ 3 लाख तक के वो उनके बिल आ रहे हैं, तो उसी में कवरेज हो गए। यानी कि एक पॉलिसी प्लान में आपके टोटल फैमिली कवर हो गए, उसमें से कोई भी बीमार पड़ेगा तो उसको वो अवेल कर सकता है। तो फैमिली फ्लोटर जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये हो गया आपके इंश्योरेंस कवरेज। अगला जो होता है फैमिली आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के, दैट इज योर टैक्स प्लान। जिनके 4-5 लाख तक के इनकम है उनको नॉर्मली टैक्सेशन पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 6 लाख से ऊपर की जो इनकम होती है उनको टैक्स पे करनी होती है एज पर लेटेस्ट जो गवर्नमेंट रूल है। बट अगर आप 7.5 लाख तक का भी अगर आप इनकम करते हैं तो भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख तक के आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानी कि कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाती है, तो आपको फर्दर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। तो 1.5 लाख तक के कहाँ का इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, उसमें से आपके बच्चे के जो स्कूल फीस है वो भी उसके साथ इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल पॉलिसी लिया हुआ है, वो भी उसके साथ कवरेज है। और कुछ म्यूचुअल फंड भी आता है जो कि आपको टैक्स बेनिफिट देता है। इसके अलावा आपके पास और भी सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये सारा जो प्लानिंग है ये आपको
जो आपके फाइनेंशियल प्लानर है वो आपको बेटर गाइड कर पाते हैं। आप जब उनके साथ डिस्कशन करेंगे वो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग देखते हुए और आपके इनकम और एक्सपेंसेस को देखते हुए आपको एक बेटर फाइनेंशियल गाइड आपको देते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आती है दैट इज रिटायरमेंट प्लान, यानी कि रिटायरमेंट हो जाने के बाद भी आपके पास आज के जितना इनकम है, यानी कि आप आज के जितना कॉस्टिंग है, जो एक्सपेंसेस है, उतना सपोज 20 साल बाद भी आपको उस समय जो आज के कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगा, तो उतना पैसा आपको मंथली आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास एनपीएस स्कीम होती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इस टाइप के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके लिए कैलकुलेटर्स भी आती है, उस कैलकुलेटर को भी यूज किया जाता है। तो बेसिकली तो ये सारे जो है सिंपल आपके फाइनेंशियल प्लानिंग है, आप खुद भी आसानी से कर सकते हैं। गूगल में सर्च करेंगे तो आपको जो कैलकुलेटर है आपके एनपीएस के जो एसआईपी कैलकुलेटर्स होते हैं वो भी अवेलेबल होता है। ये सारे यूज करके आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हैं। तो आपने अभी तक देखा कि आप खुद फाइनेंशियल प्लानिंग अपना खुद ही कर सकते हैं और फालतू जो अलग अलग जगह में इन्वेस्टमेंट ना करके प्रॉपर प्लान वाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप वेल्दी आसानी से बन सकते हैं। होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर एक लाइक बटन प्रेस करिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है, जो बेल बटन आता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरा जो फ्यूचर और भी वीडियोस बनेगा उसका अलर्ट आपके पास आ जाए। फीडबैक ज़रूर शेयर करिए कमेंट में जाके। इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करिए बी विद मिश्रा जी। थैंक यू, बाय।